नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में तमाम सारे सम्मान हो रहे हैं। 21 तोपों की सलामी भी दी जानी है और यूएस और भारत दोनों के बीच में कई सारे व्यापारों पे बात होने वाली है। पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे और बाइडेन 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेज़बानी करेंगे। कुल मिलाकर के उन पर अमेरिकी बहुत प्यार लुटा रहे हैं, उन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है और जब देश के प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे तो काफ़ी कुछ अपने साथ देश के लिए लेके भी आने वाले हैं, ऐसा सोचा जा रहा है। और उनके जो कुछ लेके आने वाले हैं उसमें अमेरिकियों का स्नेह भी होगा। साथ ही तकनीक के रास्ते खुलने की चाबी भी भारत को मिल सकती है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि मोदी जो बाइडेन के साथ मुलाकात जो इस समय चल रही है, इस समय तो खैर वो योग के लिए वहाँ पर एकत्रित होंगे, वहाँ पर चल रहा है ये सब। लेकिन बात करना बनती है और मेरे साथ आज के मेहमान हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ जाने-माने पत्रकार विनोद शुक्ला जी। आपका बहुत स्वागत है शुक्ला जी। धन्यवाद मनविंदर जी। अ, आप प्रधानमंत्री के ये जो दौरा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए मनविंदर जी, प्रधानमंत्री का जो यूएस दौरा है ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जी। अ, जो अभी की परिस्थितियां हैं, चाहे रक्षा की दृष्टि से हो, चाहे नए हुँ, हुँ। जो नया ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है, बदल रहा है, उसकी जी। दृष्टि से हो, या भारत का जो नई विदेश नीति है और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हो, हुँ, और हुँ। सबसे महत्वपूर्ण है जिस देश वो गए हैं वहां से भारत के संबंधों की बात। एक नई एग्ज़ैक्टली। बात निकल के आ रही है जिसको बोला हुँ, जा रहा हुँ। है G2। हुँ, जी हुँ। टू में यूएस और अमेरिका बायलेटरल रूप से क्वाड है, हुँ, और इस हुँ। तरह के बहुत सारे संगठन है जहां पर भारत और यूएस रिप्रेजेंट करते हैं हुँ, देश हुँ। के नाते। लेकिन ये G2 करके एक नई बात निकल के आ रही है जिसमें यूएस और भारत मिल करके न केवल हुँ, हुँ। सामरिक मामले में बल्कि डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, जी, इन सब जी। चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएंगे जो नए समय की ज़रूरत है। तो जी। अगर आप इन सब बातों को देखें तो ये महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये आखिरी यात्रा है यूएस की, 2024 के चुनाव से पहले। जी। और इससे बहुत सारी ज़रूरतें हैं इसके पहले कि चुनावी मोड में आ जाएं, जो विकास, डेवलपमेंट और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए कि रक्षा डील एक बहुत बड़ी बात है। और हुँ, हुँ। जिस तरह की परिस्थिति में हम रह रहे हैं उसमें रक्षा के लिए तैयार रहना, जब आपको लगातार चाइना की तरफ से दबाव हो, और आपका पड़ोसी एक पाकिस्तान है जो आप हालांकि कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, तो इस सब के लिए के मद्देनजर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जी मनविंदर जी। जी, जी। और ये भी आपने 1-2 दिन पहले ये महसूस किया होगा कि चीन और पाकिस्तान बड़ा परेशान है इस यात्रा को लेकर के। गए हैं भारत के प्रधानमंत्री वहाँ और पेट में इनके मरोड़ उठ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए मनविंदर जी, मैं हुँ। आपकी बात से आधा सहमत हूँ। जी। आधा इसलिए सहमत हूँ कि हुँ, चीन हुँ। को जरूर दिक्कत हो रही हो, हुँ, और हुँ। पाकिस्तान को दिक्कत हो ना हो उससे हमको फर्क अब नहीं पड़ता है। जी, इसलिए जी। कि ना तो देश के स्तर पर पाकिस्तान बचा हुआ है, ना इकोनॉमी के स्तर पर बचा हुआ है, ना सोसाइटी के स्तर पर बचा हुआ है। जी। लगभग खाने के लिए उनके पास आटा नहीं है,
जी, लोगों जी। को देने के लिए नौकरियां नहीं है उनके पास। जी, अपने जी। लोग उनके आप पिछला पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उनके जितने भी जितने भी उनके राष्ट्र सेना अध्यक्ष होते हैं वो सब रिटायर होने के बाद भाग जाते हैं बाहर। जी, तो जी। वो जैसा मैंने कहा, न देश के स्तर पर, न समाज के स्तर पर, न अर्थव्यवस्था के स्तर पर वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है और प्रधानमंत्री एक के बाद एक है। अगला टारगेट इमरान खान है, वो बचते हैं हुँ, या हुँ। जाते हैं ये जी। समय बताएगा। लेकिन हम हुँ, हुँ। पाकिस्तान को अलग कर दें, वो जरूर हमको क्रॉस बॉर्डर के नाम पर आतंकवादी भेजता रहेगा और भारतीय सेना उनका मुकाबला करती रहेगी। ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बट नहीं जाता है, जो मैं नहीं, सारे स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि ये 10 साल मैक्सिमम, अधिकतम 10 साल का मसला है। अब चीन पर आते हैं। जी। चीन निश्चित तौर पर एक बड़ा वो है और चीन के पेट में दर्द होना लाजमी भी है। अ, और हमको चीन पर चौकन्ना भी रहने की जरूरत है, इसलिए कि चीन पर को आपने जब भी लाइटली लेने की कोशिश की, तब तब चीन आपको धोखा देगा। तो चीन पर जी। हालांकि अब 62 वाली स्थिति नहीं है। अब चीन अपने बहुत सारे उस पर वापस गया है, वापस जा रहा है। और चीन जानता है नए नए डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में जितनी भारत ने सड़कें बनाई हैं बॉर्डर पर, जितने भारत ने एयर स्ट्रिप्स बनाई हैं, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हमने टैंक तोपें तैनात की हैं और हुँ, हाईएस्ट हुँ। एल्टीट्यूड पर हमने एयर स्ट्रिप्स बनाई है। तो चीन को ये सब बातें समझ में आ रही हैं। देखिए, लीडरशिप का यही अंतर होता है। ऐसा नहीं जी, है कि जी। हमारी विदेश नीति में अचानक बड़ा आमूल चूल कोई परिवर्तन आया। ये लीडरशिप का मसला होता है। आप जी। दिखा रहे हैं कि हम हथियार बना रहे हैं, हम एग्रेसिव हैं, हम यूरोप के साथ नहीं हैं, हम यूएस के साथ नहीं, हमारी अपनी अलग व्यवस्था है। इसलिए जी। चीन चीन पर हम चौकन्ना रहें, लेकिन चीन को पेट दर्द होने दें। और पाकिस्तान के बारे में मुझे जितना वो कहना था मैंने कह दिया, वो उतना महत्वपूर्ण अब नहीं रखते हैं। जी, 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 जी। टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा बाज़ार है हथियार बेचने वाला। उस लिहाज से आप इस यात्रा में क्या देखते हैं? देखिए मनिंदर जी, जहाँ तक मुझे जी। जानकारी है, एयर एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज पर और कुछ उसी संबंध में, मुझे एग्जैक्ट तो कोई कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उस दिशा में कुछ समझौते होने की बात कही जा रही है। हुँ, हुँ। भारत लगातार अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है। हुँ, हुँ। एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3-4 सालों में, हुँ, जो हुँ। डिफेंस के क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, और जी। उसके बाद धीरे धीरे डिफेंस में एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ है, जो जो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी हमको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे है। किसी ज़माने में रशिया हमारा बहुत मददगार हुआ करता था, लेकिन जी। जब से डिसइंटीग्रेट किया है रसा, अलग तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सारे अलग हुए हैं, तो बंटवारा हो गया है। कुछ चीज़ें इनके पास है, कुछ चीज़ें उनके पास है, तो थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति में है। इसलिए हमको दूसरे जगहों पर, चाहे फ्रांस से सुखोई लेना पड़ रहा है, या F-16 के लिए हम यूएस की तरफ देख रहे हैं। एस हुँ, हुँ। 400 हमने रशिया से ज़रूर लिया है। लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजी में शायद हमारी यूएस मदद कर सकता है। हालांकि जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हुँ, उसने हुँ। आर&डी पर बहुत काम करना शुरू किया है, और हम तेजस और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें, अब इंजन भी बना रहे हैं, जी, जी। जो अपने आप में बड़ा हुँ, हुँ, डेवलपमेंट है हुँ। और गर्व गर्व की बात है, जो बहुत पहले होना चाहिए था। हम ये बात आज़ादी के 75 साल बाद कर रहे हैं, जब जब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हुँ, हुँ। उस स्थिति में हमको पहले ये सारा चीज़ करना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, ये सब हो रहा जी। है। इसमें हुँ, अगर हुँ। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के लेवल पर दोनों देशों के बीच समझौता हो रहा है, बात हो रही है,
और कुछ ऐसा आता है जिसकी सब उम्मीद लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी और ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। शुक्ला जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। अपने देश में भी अगले साल चुनाव है और अमेरिका में भी अ, अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव हैं। तो आप सुबह से ही देख रहे होंगे, तमाम फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं। मास्क पे मैं बाद में बात करती हूँ, जो ट्विटर के सीईओ हैं। लेकिन आप देखिए कि मतलब ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनसे भारत को फ़ायदा होगा या कि मतलब अमेरिका को फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि एक ऐसा डिनर जो बाइडेन ने अरेंज किया है, जो बहुत कम लोगों को कहा जाता है कि उसकी लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत कम लोग उस डिनर में जाते हैं। तो उस लिहाज से मतलब एक जो दिल से दिल की जो बात होती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनोज जी, ये जी, जो मामला है यूएस के साथ हमारी नई पार्टनरशिप का है, ये जी। धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है। इसको ना भारत इस मजबूती को लेकर के हड़बड़ी में है हुँ, और हुँ। यूएस को भी बहुत हड़बड़ी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हुँ, हुँ। होगी इसलिए कि उनको सिर्फ आर्म बेचना है। हमारे हमारे बहुत सारे और स्टेक्स हैं। हमारा जी। सिक्योरिटी कंसर्न है। हुँ, यूएस को हुँ। उतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, इसलिए कि उतने होस्टाइल नेबर यूएस के नहीं हैं, जितने होस्टाइल हुँ। नेबर भारत के लिए हैं। तो भारत को जी। बहुत सारी चीज़ों पर देखना है। भारत को अपनी इकोनॉमी जो है उसके जो ग्रोथ का पेस है उसको बना के रखना है, अपने हुँ, हुँ। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लगातार बना करके रखना है, आतंकवादी घटनाओं से लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। जी। देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है हुँ, कि हुँ। इकोनॉमी जिससे जुड़ी हुई है, भारत की इकोनॉमी बढ़ तो रही है बहुत तेजी से, जी। लेकिन इस चीज़ को बहुत लोग बहुत मजबूत या जिसको बोलते हैं डिविडेंड के रूप में जी, जी। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं कि 104 देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। हुँ, हुँ। तो हमारे पास उसका बहुत फ़ायदा है, हुँ, लेकिन हुँ। हम उसके नुकसान बताने में कंजूसी करते हैं। उसका जी, जी। नुकसान बड़ा ये है कि अगर हुँ, हुँ। आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हुँ। आपको बहुत सारे ऐसे अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर भी खर्च करना पड़ता है और उसके अलावा जो आपका पर कैपिटा इनकम है, जिस पर आपको बोला जाता है, वो 140 करोड़ में डिवाइड होता है। हुँ, तो हुँ। जब आप 140 करोड़ में आपका के आधार पर आपका पर कैपिटा इनकम बनेगा, तो निश्चित तौर पर वो होगा और लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। अब जी। उसके बहुत सारे सामाजिक कारण हैं हुँ, हुँ। जो जो अलग बड़ा अपने आप में चर्चा का विषय है। जी। लेकिन हम हमको हमको इस सारी परिस्थिति में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना करके रखना है, इसी तरह से विकास का दर बना के रखना है। हुँ, हुँ। लेकिन इस तरह की जो मुश्किलें हैं, उस चैलेंज से भी निपटना पड़ेगा। अब मैं हुँ, ये हुँ। बातें क्यों कर रहा हूँ? ये मैं जी। बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो जिन लोगों को इन सब बातों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उन जी। लोगों को समर्थन की आवाज़ यूएस से उठती है। मुझे लगता है इन सब बातों पर भी प्रधानमंत्री को ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह की आवाज़ें हुँ, जो हुँ। सामान जैसे अभी 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई माइनॉरिटी को लेकर के कि यूएस जी। की वो सालाना रिपोर्ट आती है, हुँ, जिसमें हुँ। बोला गया कि माइनॉरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो हुँ, हुँ। ये जो फेक या फॉल्स नैरेटिव चलाया जाता है हुँ, हुँ। और यूएस में चूंकि एक लेफ्ट गैंग बहुत मजबूत जी, जी। तरह से है, लेफ्ट और इस्लामिक गैंग बहुत मजबूती के साथ काम करता है। तो जी, इन जी। सब चीज़ों पर जो फेक फॉल्स नैरेटिव चलाया जाता है, इन पर भी सरकार के स्तर पर उठाए जाने की ज़रूरत है। इसलिए कि ना यूएस, ना पूरा यूरोप हुँ। और ना इस्लामिक वर्ल्ड एशियन कंट्रीज में ही जो इस तरह के इस्लामिक उस पर अत्याचार किए जाते हैं, उन पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सबको मालूम हुँ, है हुँ। चाइना में यूगर प्रांत में क्या हो रहा है, हुँ, वहाँ हुँ। पर यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। तो हुँ, हुँ। ये सबको मालूम है, लेकिन हम पर दोषारोपण, भारत पर दोषारोपण होता है, जबकि सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर स्थिति में यहाँ की माइनॉरिटी तो नहीं, माइनॉरिटी क्या कहना, बाकी तो किसी को शिकायत ही नहीं होती है माइनॉरिटी हुँ, में हुँ। मुस्लिम्स को छोड़ करके।
तो हुँ, इन हुँ। सब विषयों पर भी बात करना चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा मसला है और ये इससे विकास का मामला जुड़ा हुआ है। हम कब तक मुफ्तखोरी के नाम पर और अपीज़मेंट के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपए खर्च करते रहेंगे, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बाधक हैं। ये एक जी, जी। बड़ा मसला है, इस पर सरकार के स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका भारत को एक काउंटर पॉइंट के रूप में देख रहा है। आपने अभी बात की थी ना 2G की, तो फिलहाल जो बात हो रही है वो 5G और 6G के ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात हो रही है। तो इन सब टेक्नोलॉजी में आप क्या सोचते हैं? देखिए आज के क्योंकि इस मतलब दौर मतलब जो जो अ, निकल के आ रही हैं चीज़ें, उनसे ये लग रहा है कि पहले से ही इसके लिए दोनों देशों में ग्राउंड बन चुका है और अब उस पे केवल हस्ताक्षर होने बाकी हैं। तो क्या मतलब इससे हमारे भारत में कुछ जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन का मार्केट वो देख रहा है, अगर वो हमें काउंटर पॉइंट के रूप में देख रहा है तो? देखिए एक तो ये जो 5G और 6G वाला मामला है, उसमें हुँ, मेरा हुँ। यही कहना है कि टेक्नोलॉजी में आज के दौर में बिना टेक्नोलॉजी के आप विकास की तो बात भूल जाइए। इसलिए हुँ, हमको हुँ। हमको टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा और हम वो कर रहे हैं। जी। सरकार भी उसके लिए संजीदा, जागरूक और बहुत एक्टिव है और वो किया जा रहा है। अब मसला ये है कि जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि सरकार वहाँ जा गई हुई है और क्या इस पर समझौता हो सकता है। देखिए हम 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यहाँ पर। जी, जी, ऑलरेडी। हाँ, और हम अगले स्टेप के लिए प्रयत्नशील हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारें इस तरह के काम में लगी हुई हैं, कर रही हैं और अगर इस तरह का कुछ बात निकल के आती है तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। और सारा कुछ आजकल तो इंटरनेट और बैंडविड्थ पर सीमित हो गया है। हम आप बात कर रहे हैं हुँ, हुँ। शायद और बेहतर कुछ चीज़ें निकल के आएँगी जी, जी। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा। तो हुँ, हुँ। जो अच्छे के लिए हो रहा है उसका सबको स्वागत करना चाहिए और हमको ये मान के चलना भी चाहिए कि सरकार बेहतर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और उसके जी, परिणाम जी। अच्छे होंगे तो वो हमको ही उसके फ़ायदे होंगे, मतलब हमको मतलब पूरे देश की 140 करोड़ जनता को फ़ायदा होगा। जी, जी। कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा, लेकिन टेक्नोलॉजी तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण विषय है। जी, जी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। अ, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इस समय सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में इनकी अगर हम लिस्ट देखें तो सबसे ऊपर है ये। अब मैं आपसे ये इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, आपको मालूम ही है कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। लेकिन जो बाइडेन का जो प्रोफ़ाइल है, वो इतना बेहतरीन नहीं है जितना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। तो इससे वहाँ पर क्या सीन बन सकता है हमारे प्रधानमंत्री के जाने से? क्योंकि वहाँ का जो नागरिक है, छोटे से छोटा जो नागरिक है वो माइक्रो लेवल पे जाकर के इन सब चीज़ों को देखता है। अब चूँकि दोनों नेताओं की लगातार फ़ोटोज़ आ रही हैं, आती रहेंगी अगले 2 दिन तक, तो क्या कहते हैं आप? ये जो फ़ोटो सेशन और ये सब बातें दोनों देशों के लिए अ, इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए मनविंदर जी, इसको मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि अभी तक भारत के किसी प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा और यूएस यात्रा का भारत के चुनावों में हुँ, उसका उपयोग या उसका फ़ायदा लेना अभी तक होता रहा है कि हमने यूएस से बेहतर संबंध बनाए और ऐसा किया। और आप ध्यान कीजिए कि हुँ, हुँ। यूपीए ने एक चुनाव भी अपने यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की बदौलत ही जीता जी, था। जी। जी। तो अभी तक ये ऐसा होता रहा है, हुँ, लेकिन इसका उल्टा, इसका रिवर्स अगर हो रहा है कि हुँ। कोई यूएस का नेता, चाहे वो अभी जॉय बिडेन हो या इसके जी, पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, जी। वो हों,
उनको उनको अपने चुनाव के लिए भारत के नेता की ज़रूरत है। तो ये तो हमारे लिए एक प्राउड की बात है ना कि एक जो सो कॉल्ड जिस जो बोला जाता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री भारत को वो किया जाता था, हुँ, कॉमनवेल्थ हुँ। नेशंस, उस तरह का एक डेवलपिंग कंट्री, अभी हम डेवलपिंग वाले ही श्रेणी में हैं। जी, 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 जी। उस देश के प्रधानमंत्री की ज़रूरत यूएस के राष्ट्रपति को अपने चुनाव के प्रचार के लिए पड़ रही है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर ऐसा है, तो हमको इस पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमको इस सब के लिए अब देश के जो लगभग 2 मिलियन 20 लाख एनआरआईज़ यूएस में रह रहे हैं, उनको वो करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि वो पूरी तरह से यूएस में इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं। अपने भारत के प्रधानमंत्री की इमेज को उन्होंने इतना बूस्ट किया है, और इसके लिए वही धन्यवाद के पात्र हैं और वही बधाई के पात्र हैं। तो ये एक जी, बहुत जी। अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छा सिनेरियो है हमारे लिए, गर्व का हमारे पूरे देशवासियों के लिए और उन एनआरआईज़ के लिए गर्व की बात है कि यूएस के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई है। जी, मनविंदर। एक आखिरी सवाल है, अभी रिसेंटली जिस दिन देश के प्रधानमंत्री यूएस जाते हैं और उससे 1 दिन पहले ही राहुल गांधी वहाँ से लौटे हैं और देश, दुनिया सबको पता है कि राहुल गांधी ने वहाँ क्या-क्या बातें कहीं, विदेशी धरती पे जा कर के, अपने देश को लेकर के, अपने देश के मुस्लिम समाज को लेकर के, आपने भी अभी टच किया है। ये सब बातें और एक मोदी का दौरा और जे बाइडेन, इनको अगर मिला के देखें, क्योंकि अभी आपने बात की कि वहाँ पे एक तबका लेफ्ट सोच वाला भी है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस तरीके से वहाँ सभाओं को संबोधित किया, लाइक जैसे मतलब वो अपने देश में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हों। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए मनिंदर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, महत्वपूर्ण कई दृष्टि से है। सबसे पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस की नीति है, उस नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। हुँ। वो बदलाव अभी तक माइनॉरिटी सेंट्रिक होता था, वो मुस्लिम सेंट्रिक हो गया है। जी, पहले जी। वो खुद पहले वो माइनॉरिटी की बात करते थे, लेकिन केवल उस माइनॉरिटी का मुस्लिम हिस्सा होता था। अब वो जी, माइनॉरिटी बात भी नहीं करते हैं, वो मुस्लिम उसकी बात करते हैं। जो जो लोग स्पॉन्सर कर रहे थे राहुल गांधी की यूएस के कार्यक्रमों की, उन सब के बारे में अच्छे लेख अखबारों में खबरें छप चुकी हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान परस्त लोग थे, इंडिया हेटर्स लोग थे। तो अब इस पर कांग्रेस को बहुत सारे जवाब की जरूरत है और कांग्रेस को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। दूसरा आप प्रश्न ये समझिए कि जैसे मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जिस तरह से लोग रिसेप्टिव हो रहे हैं और जिस तरह से जी, जी। लोग मोदी के समर्थन में और मोदी की बात कर रहे हैं, लोग हुँ, इकट्ठा हो हुँ। रहे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए परेशान है। इसका जी, उल्टा कांग्रेस को अपने फिक्स कार्यक्रम में जो उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर राहुल गांधी को बात करनी है, उन जगहों पर कांग्रेस के नेता को उतने लोग नहीं मिले, इसलिए उनको अपने कार्यक्रम कैंसिल करने रद्द पड़े, करने पड़े। रद्द करने पड़े। जी, दूसरी जी। बात। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ। अभी गीता प्रेस को हुँ, हुँ। गीता प्रेस को जी, जी। गांधी शांति पुरस्कार मिला। अब उस जी, जी। पुरस्कार को लेकर के जयराम रमेश का जिस तरह से स्टेटमेंट है, मतलब काफ़ी आप कल्पना ट्रोलिंग भी नहीं कर हुई है सकते। उनकी। जी, कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। गीता जी, प्रेस जी। जिस तरह से गीता प्रेस के आप चाहे जिस तरह की प्रकाशन की बात कर लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है मनविंदर जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूँ जी, कि जी। गीता प्रेस अपने किसी भी कार्य के लिए सरकार से कोई मदद नहीं लेता है, यहाँ कोई तक मदद कि नहीं लेती। उन्होंने जी, वो पुरस्कार भी किताबें लौटा दिया है, मतलब जी, पुरस्कार ले लिया है और राशि जो है उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे। राशि नहीं लेंगे। अब मैं आपको जी, बताता हूँ, इस देश के बड़े-बड़े अखबार सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रिंटिंग कागज लेते हैं। गीता जी। प्रेस प्रिंटिंग के लिए जो कागज लेता है, उस पर सब्सिडी के लिए भी नहीं तैयार होता है, वो मार्केट रेट पर खरीदता है।
जी, जी। और कल्याण जो उनका पब्लिकेशन है उसमें गांधी जी लिखते रहे हैं, उसके बाद जी, इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधे-सीधे ये बताता है कि जी, कांग्रेस की नई नीति हिंदू घृणा की नीति है। वो हिंदू जी, घृणा के नाम पर वो हिंदू घृणा के नाम पर एक विशेष तरह के लोगों को इकट्ठा करने और भीड़ इकट्ठा करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इससे बड़ा निर्णय की गलती और कोई नहीं हो सकती है। इसको बहुत वो करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सारी योजना के पीछे एकमात्र, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरह की बातें निकल कर आती है, राहुल जी, गांधी की सबसे बड़ी भूमिका है। तो जी, अगर राहुल गांधी कांग्रेस को इसी ढंग से चलाना चाह रहे हैं तो चलाएं। लेकिन मैं आज के समय के हिसाब से मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं जी। कि अगर अगर वो इसका मापदंड कर्नाटक का चुनाव बना रहे हैं तो ये हुँ, बहुत हुँ। बड़ी भूल है। हुँ, कर्नाटक का हुँ। चुनाव पूरे देश का चुनाव नहीं है। और कर्नाटक में निश्चित तौर पर उन्होंने एक एक सेक्युलरिज्म के नाम पर, सेक्युलरिज्म नहीं कहूंगा मैं, एंटी हिंदू के नाम पर एक वर्ग को इकट्ठा किया और जिसने जनता दल सेक्युलर को दरकिनार कर दिया, जनता दल सेक्युलर को हरा दिया। और उसी का परिणाम था, इसलिए कि भाजपा को अभी भी नुकसान कांग्रेस कर्नाटक में नहीं पहुंचा पाई है। तो कांग्रेस को अपनी योजनाओं पर फिर से बात करने की, रिविजिट करने की जरूरत है। इसलिए कि जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी पर कांग्रेस का औंधे मुंह गिरना तय है। मनिंदर जी, मैं आज आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल एक सही कह रहे पत्रकार हैं की और बाकी एक जो रही-सही पत्रकार, कसर है वो 23 तारीख को पता चली जाएगी। जी, जी, जी। शुक्रिया शुक्ला जी मेरे शो में आने के लिए। दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी।